नमस्ते। आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय हिंदी अध्यापकों का, आदरणीय प्रधान अध्यापकों का सभी का स्वागत है और प्रिय छात्रों का भी स्वागत है। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से 10वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी जो चल रही है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। 22 मार्च को परीक्षा है। इस परीक्षा के संदर्भ में छात्रों के भी कुछ संदेह हो सकते हैं, अध्यापक बंधुओं के भी कुछ संदेह हो सकते हैं। वे अपने संदेह फोन के द्वारा निवृत्त कर सकते हैं। वास्तव में हमारा नमूना प्रश्न पत्र कैसा है, इसके अंतर्गत कितने भाग हैं, पार्ट ए क्या है, पार्ट बी क्या है, और परीक्षा लिखते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, इन बिंदुओं पर आज अब प्रकाश डाला जाएगा। तो चलते हैं कार्यक्रम में। देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पर हम दिखाएंगे आपको अपना नमूना प्रश्न पत्र कैसे होगा। स्लाइड पर देखें हम। हाँ, तो यहां सबसे पहले ब्लूप्रिंट दिखाया जा रहा है। इस ब्लूप्रिंट को आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा, विशेषकर हमारा जो परीक्षा का समय है ये 3 घंटे का समय है और 3 घंटे में पार्ट ए, पार्ट बी कुल मिलाकर 80 अंक निर्धारित किए गए हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले यहां पर सीरियल नंबर, टाइप ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, चॉइस, वेटेज फॉर ईच क्वेश्चन, टोटल मार्क्स, टाइम अलॉटमेंट फॉर ईच क्वेश्चन अप्रॉक्सिमेटली, टोटल टाइम रिक्वायर्ड नीड, इन बातों पर प्रकाश डाला जा रहा है। सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र में अत्यधिक अंक वाले प्रश्नों के बारे में यहां प्रस्तावित किया गया है। एस्से रेटिंग प्रश्न, जो 3 प्रश्न रहेंगे, गद्य भाग का 1 रहेगा, जिसमें पद्य भाग का भी 1 रहेगा और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का भी 1 रहेगा। 8, 8, 8 अंकों के साथ कुल मिलाकर 24 अंक निर्धारित हैं और इसके लिए एक एक प्रश्न के लिए आप लगभग 15 से 20 मिनट का समय ले सकते हैं और कुल मिलाकर इन 3 प्रश्नों को, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, पद्य भाग, गद्य भाग, सृजनात्मक, इन 3 प्रश्नों के लिए 50 से 60 मिनट का समय आप अनुमान लगा सकते हैं। और दूसरे के अंतर्गत यहां पर शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में कहा गया है। आप सब जानते हैं 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहां कहा गया है 3 to 4 सेंटेंस, एक एक प्रश्न का उत्तर 3 से लेकर 4 वाक्यों में देना होगा और यहां कोई चॉइस नहीं रहेगी और 4 प्रश्नों के लिए कुल मिलाकर 16 अंक निर्धारित हैं। एक प्रश्न के लिए लगभग आप 8 से 10 मिनट का समय ले सकते हैं। कुल मिलाकर 30 मिनट से लेकर 40 मिनट इसके लिए निर्धारित है। इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो सबसे पहले भाग में रहते हैं, अर्थग्राह्यता, प्रतिक्रिया। इसके अंतर्गत आपको कुल 15 प्रश्न रहेंगे, जो आप जानते हैं पठित गद्यांश से 5, अपठित गद्यांश से 5 और पठित कवितांश, कविता से 5। यहां कोई चॉइस नहीं रहेगा और पठित गद्यांश में हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, 5 प्रश्नों के लिए 5 अंक और पठित कविता के लिए भी हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, 5 कुल अंक हैं और अपठित गद्यांश के लिए 5 प्रश्न रहेंगे, हर प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, कुल मिलाकर 10 अंक हैं। और इस तरह ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 1 वाक्य से लेकर 2 वाक्यों में हम उत्तर लिख सकते हैं इसके और कुल मिलाकर 20 अंक निर्धारित हैं। अधिक से अधिक समय 40 से लेकर आप 50 मिनट रख सकते हैं मित्रों। और अंत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो पार्ट बी की बात होती है, जिसमें 20 प्रश्न हैं और इसमें कोई चॉइस नहीं रहेगा, हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। इस तरह कुल हमें होते हैं 20 अंक। एक प्रश्न के लिए 1 मिनट या 1.5 मिनट, या कभी कभी कोई प्रश्न कुछ कठिन लगता है तो 2 मिनट, संभवतः कुल मिलाकर 30 मिनट इसके लिए है।
और कुल अंक 80 हैं पार्ट ए और पार्ट बी के। पार्ट ए के 60 हैं, पार्ट बी के 20 हैं। कुल मिलाकर 80 अंक हैं और कुल समय 180 मिनट अर्थात 3 घंटे का निर्धारित है। तो इसमें से अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के प्रश्न कैसे होते हैं और रचना के प्रश्न कैसे होते हैं, स्वरचना के सृजन के किस तरह से होते हैं, कैसे लिखना चाहिए, इस पर प्रकाश डालने के लिए टीसैट के मंच पर उपस्थित हैं श्रीमती किरण जी और श्रीमती कविता जी। मैं अनुरोध करूंगा कविता जी से कि अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के प्रश्नों का स्वभाव कैसे होता है, हमें उनके उत्तर कैसे लिखना होगा, संक्षेप में प्रस्तुत करें। सभी को नमस्कार। जैसे कि अभी मतीन सर ने बताया है कि हमारा प्रश्न पत्र कुल 80 अंक का है, जिसमें 60 अंक पार्ट ए के लिए हैं और पार्ट ए में सबसे पहले अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश और पठित कवितांश या पद्यांश दिए जाते हैं। पठित गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के उपवाचक पाठों में से दिए जाते हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में कुल 4 उपवाचक पाठ है। यदि छात्र बहुत अच्छी तरह से इसका अभ्यास कर लेंगे तो 5 अंक पक्के हैं। इस गद्यांश में 5 प्रश्न दिए जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसके अतिरिक्त अपठित गद्यांश दिया जाता है जो पाठ्य पुस्तक के बाहर से लिया जाता है। इसमें भी एक गद्यांश दिया जाता है और उससे संबंधित 5 प्रश्न दिए जाते हैं। इसके प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ध्यान से सुनिए बच्चों, इसके प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। यदि छात्र इस अपठित गद्यांश के पूरे प्रश्नों के सही उत्तर लिख देगा तो इन 5 प्रश्नों से उसे 10 अंक प्राप्त हो जाएं। अब अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के अंतर्गत तीसरा प्रश्न दिया जाता है हमारी पाठ्य पुस्तक के कवितांश से। इसमें कुल 3 कविताओं से ही ये प्रश्न दिए जाते हैं। बरसते बादल, माँ मुझे आने दे और कण कण का अधिकारी। इसमें भी किसी कविता का कुछ अंश यहाँ पर दिया जाता है और उसके अंतर्गत 5 प्रश्न दिए जाते हैं और इन प्रश्नों के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो ये रहा हमारा अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया से संबंधित पैटर्न। यदि छात्र इसका अभ्यास बहुत अच्छे से कर लेंगे, यानी 3 कविताओं का अच्छे से अभ्यास कर लेंगे, तो 5 अंक इसके भी पक्के हो जाएंगे। इस तरह से कुल मिलाकर 20 अंक बहुत ही आसानी से छात्र प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद कविता जी, आपने बड़े सुंदर ढंग से छात्रों के सामने रखा है। क्योंकि प्रश्न पत्र जो पार्ट ए है, पार्ट ए में पहला भाग अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया अर्थात अर्थ ग्रहण करना है और पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें पठन कौशल की जांच की जाती है। पठन कौशल के लिए छात्र पर अधिक बोझ भी नहीं है, केवल उपवाचक के पाठ और केवल कविता के 3 पाठ, इन दोनों से 5-5, 10 अंक मिल जाएंगे। और इसके बाद जो अपठित गद्यांश हैं वो लगभग एक निबंधात्मक विधा का होता है। वहां कोई कहानी नहीं, कोई संवाद नहीं, लगभग निबंधात्मक विधा का गद्यांश होता है। इससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ध्यान देना चाहिए कि लिखते समय 1 वाक्य या 2 वाक्यों में लिखने का प्रयास करना चाहिए, प्रश्न के संदर्भ के अनुसार, प्रश्न की प्रकृति के अनुसार। जहां तक हो सके इसी तरह लिखने का प्रयास आपको करना चाहिए। और उत्तर पुस्तिका में जब आप लिख रहे हैं, बहुत से छात्र पूछते, सर हम पहले से ही आरंभ करना ठीक है क्या? हां, वास्तव में जो अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के प्रश्न है, पहला भाग है, यहीं से आपको करना है। सबसे पहले आपको होगा
पठित गद्यांश के 5 प्रश्न। वह क्लोज करने के बाद फिर दूसरा होगा अपठित गद्यांश के प्रश्न। वह 5 प्रश्न क्लोज करने के बाद फिर से आपको होगा पठित कवितांश के। तो मित्रों, कविता जी के द्वारा रखी गई सूचनाएं और इन सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए आप अच्छे अंक पाइए, अच्छी तरह से लिखिए, अच्छा अभ्यास कीजिए। हम आशा रखते हैं, कामना करते हैं कि अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया में आप कुल 20 के 20 अंक पाएंगे। ओके, इनके विषय में सविस्तार प्रकाश डालने के लिए आई हैं श्रीमती जी किरण मैडम। आप इस पर प्रकाश डालें। सभी को नमस्कार। धन्यवाद मतीन सर जी। अभी बच्चों, आपने अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के जो प्रश्न हैं उनके बारे में कविता मैडम से सुना है। तो वो भाग यानी सेक्शन 1 था। अब हम सेक्शन 2 के ओर चलेंगे, जहाँ पर आपको स्वरचना और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, ये 2 प्रकार के प्रश्न आपको दिखाई देंगे, जिसमें स्वरचना जो होती है वो 32 अंकों के लिए होती है और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का जो प्रश्न होता है केवल 1 प्रश्न होता है जो 8 अंकों के लिए होता है। स्वरचना में 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, लघु प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। लघु प्रश्न जो होते हैं बच्चों, 4 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई चॉइस नहीं होती है। इसमें किसी प्रकार की चॉइस नहीं दी जाती है। इसमें आपको पूरी की पूरी तैयारी करनी होती है। पाठ्यपुस्तक में आपको जो पाठ दिए गए हैं, हमारे 12 पाठ है, इन 12 पाठों में आपको स्वरचना के प्रश्नों की तैयारी करनी है बच्चों। तो 4 जो क्वेश्चन हैं वो गद्य भाग से 2 दिए जाते हैं और 2 प्रश्न जो होते हैं वो पद्य भाग से दिए जाते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि एक प्रश्न जो होता है वह कवि परिचय या लेखक परिचय से संबंधित होता है, जो अनिवार्य प्रश्न है। तो ये भी बात ध्यान में रखिए कि यदि एक प्रश्न कवि परिचय का दिया जाएगा तो फिर पद्य से केवल एक ही प्रश्न दिया जाएगा, यानी एक कवि परिचय और एक अन्य प्रश्न पद्य से हो जाएगा, यानी 2 प्रश्न हो जाएंगे। उसी प्रकार यदि लेखक परिचय दिया जाता है तो गद्य का एक और प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 4 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं, यानी आपको इन 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई विकल्प या चॉइस आपको नहीं दी जाएगी। इसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। तैयारी के लिए कुछ नहीं करना है। आपने साल भर तक पाठ्यपुस्तक के पाठ पढ़े हैं। पाठ पढ़ते समय आप मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ध्यान केंद्रित करने पर आप वहाँ के जो मुख्य विषय हैं उनको रेखांकित कीजिए और रेखांकित कर कर उन विषयों पर उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। इसके लिए आप उस पर प्रश्न बना सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ही आपको निबंधात्मक प्रश्न दिए जाते हैं, जो पद्य भाग से भी दिए जाते हैं और गद्य भाग से भी दिए जाते हैं। पद्य भाग से 2 प्रश्न होते हैं और 2 में से आपको 1 प्रश्न का उत्तर लिखना है, यानी इसमें आंतरिक विकल्प आपको दिया जाता है। तो अभी आपको कविता जी ने भी बताया था कि यहाँ पर आपको 3 कविताएं जो होती है उसमें से पद्यांश दिया जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि जब आप स्वरचना के प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो आपको पाठ्यपुस्तक में दी गई सारी कविताएं पढ़नी है और उन सारी कविताओं में से आपके लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है किसी भी कविता में से पूछा जा सकता है, लेकिन निबंधात्मक प्रश्नों में केवल 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको 8 से 10 पंक्तियों में लिखने हैं। प्रश्न का उत्तर लिखते समय आप ये ध्यान रखिए कि जिस बिंदु पर प्रश्न पूछा जाता है उस पर अधिक से अधिक आप ध्यान केंद्रित कीजिए, ताकि आपको पूरे के पूरे अंक मिले। इसमें ही जो दूसरा भाग है वो है गद्य भाग। गद्य भाग से भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 1 प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। और इसके लिए जो गद्य पाठ दिए गए हैं पाठ्यपुस्तक में, आपको उन गद्य पाठों में से तैयारी करनी है। पूरा पाठ अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि पाठ्यपुस्तक में पीछे के प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न कहीं पर से भी पाठ में से उठाकर पूछा जा सकता है, तो आपको पूरा पाठ अच्छी तरह से पढ़कर समझना है। तो ये हो गया, यानी आपके 16 अंक जो हैं वो लघु प्रश्नों के हो गए और जो 16 अंक है वो आपके निबंधात्मक प्रश्नों के हो गए, स्वरचना के प्रश्न। इसके अतिरिक्त इसमें ही सृजनात्मक अभिव्यक्ति का एक प्रश्न है 8 अंकों के लिए। तो आप जानते ही हैं कि सृजनात्मक अभिव्यक्ति में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों।
जी हाँ, बिल्कुल। इसमें पूछे जाते हैं विभिन्न विधाओं से संबंधित प्रश्न। तो ये विधाएं कोई भी हो सकती है, केवल प्रश्न पत्र में 2 ही विधाएं दी जाएगी और उन 2 विधाओं में से आपको उत्तर लिखना है। विधाएं कौन सी भी हो सकती है। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि पत्र ही दिया जाएगा, निबंध ही दिया जाएगा या संवाद ही होगा। पत्र लेखन, संवाद लेखन, साक्षात्कार, प्रश्नावली निर्माण, नारे, पोस्टर, कोई भी एक विधा से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विधा से संबंधित प्रश्नों की तैयारी आप विधा की प्रकृति के अनुसार आपको करनी होगी। पत्र लेखन है तो पत्र का प्रारूप आपको पूरी अच्छी तरह से समझ लेना है। निबंध लिखना है तो निबंध के मुख्य बिंदुओं पर आपको प्रकाश डालना है। पोस्टर बनाना है तो चित्र कैसे होने चाहिए, चित्रों के साथ साथ मुहावरों का प्रयोग होना चाहिए या कुछ वाक्यों का प्रयोग वहां पर होना चाहिए। नारे अगर आप लिख रहे हैं तो नारों में लयबद्धता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। अगर यदि आप विज्ञापन बना रहे हैं तो विज्ञापन के अनुरूप आपको भाषा का प्रयोग करना है। यदि आप संवाद लेखन का प्रश्न आपके सामने आता है तो संवाद किस प्रकार लिखा जाता है, 2 व्यक्तियों के बीच किस प्रकार बातचीत होती है, इस पर आपको ध्यान देना है। और प्रश्नावली निर्माण के समय भी बच्चों अक्सर ये देखा जाता है कि जो 5 प्रश्न या 7 प्रश्न बनाए जाते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। ऐसे बिल्कुल मत कीजिए। जब 5 प्रश्न आप बना रहे हैं तो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न बनाइए। किसी का साक्षात्कार लेने के लिए यदि प्रश्नावली तैयार कर रहे हैं आप, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि प्रश्न विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हो। हाँ, कोई फोन पर है? हेलो हेलो सर। हेलो सर जी, बोलिए, संदेह क्या है, बोलिए। सर मजीद सर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते जी। मैं मंजुला मैडम पेद्दापल्ली जिला सर जी हमारे एक ठेकेदार से बात करना चाहते हैं। जी जी, संदेह क्या है आपका? संदेह है सर, अभी स्टूडेंट से आपसे पूछे। हेलो सुकन्या सर। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। सर मेरा संदेह है कि अंक वाले हेलो शुभ संध्या सर। मेरा संदेह ये है कि 5 अंक वाले प्रश्न को गद्य के रूप में लिखे या पॉइंट में लिखे। किरण जी बताइए। यानी आप कवितांश की बात कर रहे हैं, कवितांश या पद्यांश वाला जो प्रश्न है आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, हम 8 अंक वाला। हाँ, 8 अंक वाला प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। 8 अंक वाले की बात कर रहे हैं? हाँ, 8 अंक। 8 अंक वाले प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो कैसे लिखना चाहिए इसका उत्तर? मैंने बताया है कि 8 से 10 पंक्तियों में इसका उत्तर लिखना है। तो प्रश्न जिस हिसाब से पूछा जाता है उसकी प्रकृति के अनुसार बच्चों को उत्तर लिखना है। तो कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि पॉइंट वाइज उत्तर लिख देते हैं। तो मेरा कहना यह है कि पॉइंट वाइज उत्तर न लिखकर अनुच्छेद में उत्तर लिखें बच्चे, ताकि वहां पर ऐसा लगे कि वो प्रश्न का उत्तर लिखा जा रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब उत्तर पुस्तिका की जांच होती है तो पॉइंट वाइज लिखने पर थोड़े अंक कम कर दिए जाते हैं। तो इसीलिए और एक बात होती है कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 8 अंक का प्रश्न है इसीलिए 2 प्रश्नों का उत्तर लिख देते हैं। इतना बड़ा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न की प्रकृति के अनुसार, प्रश्न के स्वभाव के अनुसार अगर 8 से 10 पंक्तियां हैं तो 12 या 13 पंक्तियां भी होती है तो चलता है, 10 पंक्तियां भी है तो चलेगा। इस बात का ध्यान रखिए। और उसमें प्रश्न के उत्तर के मुख्य बिंदु जरूर आने चाहिए, विषय की अनुकूलता होनी चाहिए। प्रश्न का उत्तर में विषय की अनुकूलता अवश्य होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो अंक कटने की संभावना होती है। जी धन्यवाद। और आगे बताइए, आप कुछ बता रहे थे विषय पर। हाँ, तो मैं सृजनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में बता रही थी सर, कि किस तरह विधाओं के प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है बच्चों को और विधाओं की किस तरह तैयारी करनी है। क्योंकि जैसे कविता जी ने अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के बारे में बताया तो उस सेक्शन में 20 के 20 अंक बच्चे ला सकते हैं। तो स्वरचना में भी और सृजनात्मक अभिव्यक्ति में भी बच्चे 40 के 40 अंक ला सकते हैं। थोड़ी सी सक्रियता और सजगता की आवश्यकता है। अगर बच्चे अच्छा सा प्रिपरेशन कर लेंगे तो पूरे के पूरे अंक यहाँ पर भी आ सकते हैं। द्वितीय भाषा का प्रश्न पत्र होने के कारण केवल 20 अंकों के लिए कोशिश मत कीजिए, पूरे के पूरे 80 अंकों के लिए प्रयास कीजिए, ऐसा मेरा मानना है सर। जी धन्यवाद, आपने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो बच्चों और अध्यापक मित्रों, हम अपने प्रश्न पत्र को एक संरचना में देखते हैं, एक ढांचे में देखते हैं। तो यह परीक्षा हमारी 3 घंटे की है।
3 घंटे में 80 अंक हमें पाने हैं। इन 80 अंकों को 2 भागों में विभाजित किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में 60 अंक निर्धारित है और ये पार्ट बी में 20 अंक निर्धारित है। पार्ट ए के जो 60 अंक पर हम प्रकाश डालेंगे तो ये मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है, एक पहला भाग और दूसरा भाग। पहले भाग को हम अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया, जो पठन कौशल की जांच के लिए कहते हैं, इसके लिए हम 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। देखते हैं तो 20 अंक निर्धारित, और जो दूसरा भाग है इसके लिए कुल 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब ध्यान दीजिए, आप पहले भाग में अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया में आपको 20 के 20 अंक पाने हैं तो तीनों पर अधिकार पाना होगा। पहला जो है उपवाचक के पाठ जो है अच्छी तरह से पढ़ें, एक एक वाक्य को पूरी तरह से समझें और वहां से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कैसे उत्तर देने चाहिए, अभ्यास करें। तो आपको जो पठित गद्यांश है इसके 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसके पश्चात हम देखते हैं अपठित गद्यांश। जब आप उपवाचक के पाठ पढ़ चुके हैं लगभग और गद्य के भी पाठ पढ़ चुके हैं तो अपठित गद्यांश कैसे होगा तो अभी हम देखे हैं जो पहले भाग अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के 20 है और स्वरचना के जो लघु प्रश्न, दीर्घ प्रश्न और इसके बाद सृजन के भी प्रश्न सब मिलाकर 40 है। लेकिन यहां विशेष 20 अंक जो है पार्ट बी के है, क्योंकि पार्ट बी के भी 20 के 20 अंक आपको पाने होंगे। इस पर प्रकाश डालने के लिए कविता मैडम के सामने निवेदन रखा जाता है। पार्ट बी पर प्रकाश डालें आप। प्रश्नों का स्वभाव कैसे होता है, कैसे लिखें? तो बच्चों, जैसे अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया बहुत ही आसान तरीके से 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं आप, उसी तरह से आप प्रश्न पत्र के पार्ट बी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूरे के पूरे 20 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे 20 प्रश्न MCQs यानी मल्टीपल चॉइस प्रश्न होते हैं। इसके अंतर्गत पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, बेमेल शब्द, वाक्य का शुद्ध रूप, काल, वाच्य आदि शब्द भंडार और व्याकरण अंश से संबंधित 20 प्रश्न दिए जाते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से आपको इस बात पर ध्यान देना है कि प्रश्न को भली भांति समझिए। कभी कभी विलोम शब्द के लिए प्रश्न पूछा जाता है और वहां पर विकल्प में दिए गए शब्द का अर्थ भी लिखा हुआ रहता है, तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होकर विलोम शब्द के बदले उसका अर्थ चॉइस कर लेते हैं और उसका आंसर वही लिख देते हैं, तो उनका उत्तर गलत हो जाता है। तो सबसे पहले आप प्रश्न ध्यान से पढ़िए, किस बारे में प्रश्न है, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है वह समझिए। फिर उसके 4 विकल्प जो दिए गए हैं उन विकल्पों को ध्यान से पढ़िए और फिर सही विकल्प का चयन कीजिए। यदि इस तरह से आप प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए, विकल्प को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चयन करेंगे तो आसानी से 20 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रत्येक पाठ पर जब आपके शिक्षक ने आपके साथ चर्चा की है तब आपने इन शब्दों पर, इन शब्द भंडार से संबंधित, व्याकरण अंश से संबंधित सभी विषयों पर चर्चा की है। तो आप सभी को ये सब भली भांति पता है। संधि क्या है, संधि किस तरह से पहचाननी है, समास क्या है, पर्यायवाची किस तरह से पहचाने जा सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप पाठानुसार प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक व्याकरण अंश का, प्रत्येक शब्द भंडार से संबंधित अंश का अभ्यास कर लेंगे तो 20 अंक आसानी से इसके भी प्राप्त किए जा सकते हैं। जो छात्र पूरा वर्ष किसी कारणवश नहीं
पढ़ पाए हैं वो छात्र अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया से संबंधित प्रश्न करके और इन भाषा की बात से संबंधित प्रश्नों को समझकर आसानी से परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। बिल्कुल भय मुक्त होकर आप लोग परीक्षा लिखिए। आप धन्यवाद कविता जी, आपने पार्ट बी के विषय में बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। मित्रों, परीक्षा एक उत्सव है, प्रश्न पत्र एक मित्र है। ऐसे समझिए, अपने आत्मविश्वास को दुगना कीजिए। आत्मविश्वास जब हो जाता है तो लगभग आपको और भी अधिक अंक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, टाइमिंग मैनेजमेंट पर ध्यान रखिए। तीसरा, आपने जो कुछ पढ़ा है उसे कुछ बुलेट पॉइंट्स में नोट करने का प्रयास कीजिए। और माइंड मैप, मनोरेखा चित्रण हम कहते हैं, हर एक लेसन को माइंड मैप में कुछ फिक्स करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने हैं। आपके हिंदी अध्यापक की सूचनाओं के अनुसार उन मुख्य बिंदुओं का विस्तार कैसे कर सकते हैं, यह प्रयास कीजिए। ओके। और नमूना प्रश्न पत्र आप अपने हिंदी अध्यापक का सहयोग लेते हुए छात्र विद्यार्थी स्वयं एक मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार करें। जब तक वो छात्र अपने प्रश्न पत्र का निर्माण नहीं करता है, परिपूर्णता नहीं आती। इसी कारण हमारा सुझाव है कि छात्र स्वयं भी एक प्रश्न पत्र तैयार करें। अगर एक छात्र नहीं कर सकता है तो ग्रुप्स में बांट दे बच्चों को। ग्रुप्स में बैठकर एक एक ग्रुप में, जैसे पहले भाग के अर्थग्राह्यता के प्रति प्रश्न और इसके बाद लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, गद्य, पद्य, सृजनात्मक के एक नमूना क्वेश्चन पेपर एक ग्रुप या एक स्टूडेंट बनाएं। इसके बाद मॉडल आंसर शीट कैसे होना है, कैसे लिखना है, हर एक क्लास का एक अपना मॉडल आंसर शीट होना चाहिए। क्योंकि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से स्मरण में रख लेते हैं, लेकिन जब प्रेजेंट करना होता है तो वहां कुछ घबरा जाते हैं। तो इसी कारण जितना महत्व मॉडल क्वेश्चन पेपर का है, उतना ही महत्व मॉडल आंसर शीट का भी है। इसलिए हमें मॉडल आंसर शीट कैसे लिखें, और बच्चों का डाउट होता है कलर के पेन यूज करें क्या? ना करें, ना करें। आप जो भी पेन यूज करते हैं ब्लू पेन से ही लिखें। अगर कहीं हेडिंग्स देने हैं, रेखा खींचनी है, तो वहां ब्लैक पेन का उपयोग करें, ब्लैक पेन का उपयोग करें। लेकिन अधिकांश कलर के रंगीन पेनों में ना जाएं। और मित्रों, जो भी भाग के आप प्रश्न लिख रहे हैं, पहले जैसे पठित गद्यांश का लिखा, वहां तक एक पेंसिल से लाइन खींच सकते हैं 5 प्रश्न होने के बाद। फिर इसके बाद 5 प्रश्न अपठित गद्यांश के होने के बाद रेखा खींच सकते हैं। फिर इसके बाद कविता के होने के बाद भी रेखा खींच सकते हैं। इसके बाद आपके पास लघु प्रश्न आएंगे 4, वहां पे भी क्लोजिंग रेखा खींच सकते हैं। इसके बाद जो 8 अंक के होंगे रेखा, फिर से गद्य का, पद्य का और सृजनात्मक। इस तरह से आप ध्यान से क्रम से लिखने का प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छे अंक पाएंगे। तो पार्ट बी के विषय में कविता मैडम ने जो आपको कहा है, यहां 20 प्रश्न रहेंगे, ABCD मल्टीपल चॉइस में रहेंगे। प्रश्न अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, चारों विकल्पों को परखिए और उसका एक उत्तर चयन करके लिखिए। मैं किरण मैडम से निवेदन करूंगा कि अंत में 2 वाक्यों में वे अपना संदेश दें। धन्यवाद। बिल्कुल सर, धन्यवाद। मैं बच्चों को से कहना चाहूंगी कि वो बिल्कुल 3 C's का अनुसरण करें। पहला C है कॉम्पिटेंट, यानी अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाएं। दूसरा C है कॉन्फिडेंट, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाएं। और तीसरा है कैरियर गोल, यानी आप जब अपने आप को कॉन्फिडेंट बना लेते हैं तो आपके कैरियर का गोल जो होता है वो फिक्स हो जाता है और आप उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। और एक यानी 2 वाक्यों से खत्म करना चाहूंगी। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यानी आप अपने आप को इतना सक्षम बनाएं कि खुदा भी आपसे पूछे, भगवान भी आपसे पूछे कि आपकी रजा क्या है। तो इस तरह आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। बिल्कुल बहुत कम दिन बाकी हैं, लेकिन अपना आत्मविश्वास मत डिगडिगाइए, डगमगाइए। बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी ये आशा है, हम सब की ये आशा है कि आप पूर्ण अंकों से पास होंगे और अच्छे से अंक लेके आएंगे। 80 में से 80 अंक लेकर आएंगे। एनुअल एग्जाम के लिए, वार्षिक परीक्षाओं के लिए हम सब की ओर से आपको शुभकामनाएं। मॉडल क्वेश्चन पेपर, मॉडल आंसर शीट
और माइंड मैपिंग, टाइम मैनेजमेंट के साथ चलिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। होती। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों। ऑल द बेस्ट।